हेलो एवरीवन, मेंस डे में आपका स्वागत है। आज जनरल स्टडीज 2 की बारी है और पॉलिटी में से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आधारित एक सवाल डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल चीज़ें हैं या फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं, उनमें से हर साल एक ना एक सवाल मेंस में ज़रूर पूछा जाता है। इस टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप एम लक्ष्मीकांत में से जो ये टॉपिक्स हैं उनको थॉरली पढ़ेंगे, उनके शॉर्ट नोट्स भी बना लें। अगर बुक में साथ में ही बना सकते हैं तो बना लें, अदरवाइज अगर कॉपी में बनाना चाहते हैं तो बनाएं। और उसी के साथ साथ जो रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी करंट एग्जाम्पल्स आती हैं, जो ईयरली करंट अफेयर्स या पूरे साल के 1.5 साल की करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उनको ऐड कर दीजिए और उससे आपका एक होलिस्टिक आंसर तैयार होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। आई विल ऑल्सो से कि एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्रेमवर्क हमारे संविधान का होता है, उसका कंपैरिजन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, तो उसमें एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां से आपको इंफॉर्मेशन, पॉइंट्स, फॉर्डर मटेरियल मिल सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट फंक्शंस डू आवर फंडामेंटल राइट्स सर्व? ऑल्सो हाईलाइट हाउ दे आर द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो पार्ट्स हैं सवाल के। एक कि फंडामेंटल राइट्स का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, वो संविधान की कॉन्शियंस क्यों कहलाए जाते हैं। तो टाइम एंड टाइम अगेन the fundamental rights as well as the directive principles of state policy have been called the conscience of the constitution. This statement was used by Granville Austin, who was a very famous constitutional expert, और उनके हिसाब से ये जो दो हिस्से हैं या दो पिलर्स हैं हमारे संविधान के, ये उसकी कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियंस का मतलब होता है एक इनर वॉइस, एक इनर कॉलिंग जो आपको बताती है कि क्या मॉरली या क्या करेक्ट एक्शन है, एथिकली मॉरली करेक्ट एक्शन है या नहीं। और दिस कॉन्शियंस अबाउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ मॉरल कंपस, एक मॉरल कंपस की तरह है। कंपस क्या होता है? जो डायरेक्शन दिखाता है। तो जब भी देश भटक जाए, जब भी देश की डेमोक्रेसी भटक जाए, तो आप कह सकते हो कि कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस पर आपको वापस आने की जरूरत है, आवश्यकता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ड्राइव व्हाट यू शुड डू इन अ सिचुएशन ऑफ dilemma or what you should do in a situation where to choose what is right and what is wrong. इसीलिए कॉन्शियंस के लिए जो पॉइंट्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें। आगे मैं बताता हूं किस तरीके से हैंडल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहां पे है, और जैसे ही आपकी इंट्रोडक्शन खत्म होगी आप एक फ्लो चार्ट या माइक्रो डायग्राम के थ्रू बता दें कि जी ये फंडामेंटल राइट्स है ब्रॉड सब हेडिंग्स के अंदर हमारे संविधान में। ठीक है, तो यहां पे आपका माइक्रो डायग्राम या फ्लो चार्ट या जो भी आप इसको कहना चाहें, है ना, स्मार्ट आर्ट, कुछ भी कहना चाहते हैं, नाम अलग अलग है, काम वही है उसका। गुड रिप्रेजेंटेशन विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। अब आता है पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज फंक्शन सर्व्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो मैं उसी तरीके से आपको आंसर बताता हूं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में रेप्लिकेट कर पाए। ठीक है, मैं इतने ज्यादा वैल्यू एडिशन अलग अलग जगह पे बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, खास तौर पे उन लोगों को जो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है आंसर राइटिंग के, जिनको लगता है कि मैं ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं, और वो बस एक फैक्ट्स का कलेक्शन लिख के आंसर के अंदर आ जाए। दैट शुड नॉट बी द वे टू गो अबाउट इट। यू शुड हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि जिस सवाल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स के क्या फंक्शंस हैं, और दूसरा पार्ट है कि वो कॉन्शियंस कैसे है। तो दोनों चीजों को हमने एड्रेस करना है। वी हैव टू एड्रेस बोथ द थिंग्स। सो फर्स्ट पार्ट में हम एड्रेस करेंगे कि फंक्शंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, अधिकार देने का पर्पस क्या है। ठीक है, अधिकार देने का, एक्चुअली देने का इज ऑल्सो नॉट अ गुड वर्ड, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिविंग अस दीज राइट्स, वी आर सपोज्ड टू हैव दीज राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट इनलिस्टिंग देम डाउन। खैर, संविधान में इसको पोजीशन देने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो एक व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, मॉरल डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं। आपसे जब भी फ्रीडम के बारे में पूछा जाता है और उसकी असली डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, और ये मैं एनसीईआरटीज जब मैं कवर करता हूं स्टूडेंट्स के साथ तब भी मैं डिस्कस करता हूं कि फ्रीडम बेसिकली डज नॉट मीन द राइट टू डू एनीथिंग दैट यू विश टू डू, बट फ्रीडम एक्चुअली मीन्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक पॉजिटिव मैनर
मैनर के अंदर आपको कितनी छूट, फ्रीडम, आजादी मिली हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिबर्टी। तो बेसिकली यहां पे, और वहां नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट होता है, खैर यहां हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक फ्रीडम्स और कंडीशंस जो एक व्यक्ति की लाइफ को जीने के योग्य बनाती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव रेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, यू हैव जस्ट टू यूज दोज फंडामेंटल राइट्स एंड सी व्हाट पर्पस दे सर्व, क्या पर्पस है उनका, है ना। तो डेमोक्रेसी का बेडरॉक है। डेमोक्रेसी का क्यों बेडरॉक है? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि एक डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उस डेमोक्रेसी में सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लिबर्टी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वालिटी होती है। तो ये उसका एक बेडरॉक है। बेडरॉक मतलब जो बेसिस है। फिर ये हमें सिटीजन कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 to 18 में हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को, इक्विटी के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है, ना कि इक्वालिटी के। इसका मतलब आपका जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है उसे भी ये इंश्योर करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका फंक्शन ये है कि ये इंडिविजुअल्स की लिबर्टी, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, या इट वर्क्स एट 2 levels, इट वर्क्स एट द कम्युनिटी और सोसाइटल लेवल एज वेल एज द इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम करता है? इंडिविजुअल लेवल पे ये अनटचेबिलिटी को बैन करता है, ये फोर्स लेबर को बैन करता है, और एज अ कम्युनिटी अगर मैं देखूं तो आर्टिकल 29-30 में देखेंगे कि द माइनॉरिटीज और द यू कैन से कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, इवन अगर आप रिलीजन वाले फंडामेंटल राइट्स में जाओगे तो वहां पे भी 26 के अंदर डिनोमिनेशंस को जो अधिकार मिलते हैं वो कलेक्टिव राइट्स। सो इट टेक्स केयर ऑफ बोथ योर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव राइट्स। देखिए इंडिया के केस में बहुत यूनिक है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें या अमेरिका के संविधान को देखें तो वहां फंडामेंटल राइट्स का मेनली इंडिविजुअलिस्टिक पर्पस होता है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है, इंडिविजुअल का राइट भी और कलेक्टिव्स के राइट्स भी, इफ वी गो इन डिटेल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑल्सो लोगों की पार्टिसिपेशन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी डेमोक्रेसी का पार्टिसिपेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट किस तरीके से कर सकते हैं? एक, वो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, द राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और इन सभी का बेसिस हमारे फंडामेंटल राइट्स में। सो यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट फंक्शंस दैट द फंडामेंटल राइट्स हैज परफॉर्म्ड, ठीक है। और तो और मैं ये भी कहूंगा कि आर्टिकल 32 का स्पेशल मेंशन करेंगे यहां पे। यहां आपके इस टेक्स्ट में आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 32 का स्पेशल मेंशन करेंगे। इट इज दैट फंडामेंटल राइट विच इंश्योर्स दैट योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो इसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि ये बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो दैट बिकॉज ऑफ रिट पिटिशन समथिंग हैपेंड, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, या पोल्यूटिंग व्हीकल्स को जो बैन किया जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि रिट पिटिशंस फाइल की जाती है विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट स्टेटिंग दैट द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स आप लिख लोगे, और भी 2-3 पॉइंट है, इसे पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में से। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि ये कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, संविधान की कॉन्शियंस कैसे है, अंतरात्मा कैसे है। वो इसलिए क्योंकि संविधान एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, एक प्रोग्रेसिव देश का डॉक्यूमेंट है, विच हैज बीन स्टेटेड इन वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ 2023। मैं आपसे मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। तो थ्रू दीज मेंस डे ऑल्सो वी कैन टेक अप अ फ्यू PYQs इफ यू वांट कि हम PYQs भी डिस्कस करें मेंस डे के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। PYQs में मैं पहले 2023 के डिस्कस करना प्रेफर करूंगा। खैर, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों कॉन्शियंस है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। रेवोल्यूशनरी मतलब द सोशल रेवोल्यूशन इज accompanying the political revolution
दैट केम आफ्टर वी मूव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। जब हमने ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाला तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं लेके आया, हमने सोसाइटी और इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आने की भी कोशिश की, जिसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आर्टिकल 21 देख लो, आप आर्टिकल 19 देख लो, आप आर्टिकल 17 देख लो अनटचेबिलिटी वाला। तो ये क्या बताता है कि आपकी अंतरात्मा ये कहती है संविधान की कि आपको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पे इक्वालिटी हो, जहां पे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों पे, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगी हो, ओनली इफ दे आर रीजनेबल। ठीक है, ओनली इफ दे आर रीजनेबल। ऑल्सो कॉन्शियंस कैसे पता चलती है कि प्रियम्बल में जो आइडियल्स हैं वही आइडियल्स आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे आइडियल्स आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर मिलते हैं। थर्ड, दीज आर नॉट ओनली अबाउट प्रोटेक्शन बट प्रिवेंशन। ये सिर्फ प्रोटेक्टिव या रिमीडियल मेजर्स नहीं है, ये प्रिवेंट भी करते हैं। कैसे? ये कहते हैं आपको कानून बनाया जाए, कानून टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। सो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए बनाए जाते हैं, नॉट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वायलेटेड बट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ राइट्स। दोनों में फर्क है ना। एक तरीके का कानून आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को के होने पे आपको रेमेडी बताता है, ऑफेंसेस की पेनल्टीज बताता है, और दूसरे टाइप के कानून जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि कैसे ये राइट इंश्योर किया जाए। ठीक है, तो इक्वालिटी है तो इक्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, फ्रीडम है तो फ्रीडम को कैसे इंश्योर किया जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई इज वन ऑफ द एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। तो ये एनेबलिंग राइट्स भी हैं, नॉट ओनली प्रोटेक्टिव बट दे आर एनेबलिंग। आपको बुक्स में कहा जाता है कि दे आर लिमिटिंग इन नेचर, बट दैट्स नॉट द ओनली फंक्शन दैट दे परफॉर्म। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है गवर्नमेंट के लिए, और बेसिकली जो सबसे बड़ा फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट दे कैन परफॉर्म, यू कैन राइट इट इन फंक्शंस एज वेल। ठीक है, कि ये लिमिट करते हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट को। देखो, एक संविधान किस लिए बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। जब हमारे संविधान बनाने वाले व्यक्ति संविधान बना रहे थे तो उनका भी यही पर्सपेक्टिव था कि द गवर्नमेंट शुड नॉट हैव a lot of power, because they had seen under the British rule that if the government has absolute power or any pillar of the government has absolute power, unchallenged power, तो उससे क्या नतीजा निकलता है सामने। तो इस वजह से ही उन्होंने एक लिमिटेड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, इस वजह से ही उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इतना एक्सपेंसिव रखा, और इस वजह से ही उन्होंने इसको एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बनाया। तो ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। तो दीज पॉइंट्स यू कैन राइट, देयर आर वेरियस अदर पॉइंट्स आल्सो यू कैन राइट। तो कॉन्शियंस के अंदर, कॉन्शियंस मतलब जो आपको सही या गलत बताते हैं, कॉन्शियंस के अंदर आप ये बता सकते हो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आप बता सकते हो कि किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक है, नाउ ट्रिपल तलाक को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था तो यह माना गया था कि एक तो ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, दैट इज वन थिंग, एंड द सेकेंड ह्यूमन डिग्निटी का जो एस्पेक्ट है उसके भी खिलाफ है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है, शायरा बानो जजमेंट, उसके अंदर भी यही बात कही गई थी दैट व्हाट इफ वी हैव टू जज दैट व्हाट इज करेक्ट और व्हाट इज नॉट, वी हैव टू सी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिफ्लेक्ट होती है आपके फंडामेंटल राइट से। सिमिलरली, ऑल्दो सबरीमाला जजमेंट रिव्यू के अंदर है और उसमें अभी काफी कंटेंशंस हैं, बहुत सारे और पिटिशंस उसमें ऐड हो गए हैं, है ना, और पब्लिक डिबेट ऑन है कि वो सही है गलत है व्हाटएवर, बट देयर एज वेल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज सेड टू बी अबव द पब्लिक मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहां से पता चलती है सर? वो पता चलती है फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन से, है ना। तो अगर कोई आइडिया पॉपुलर है या कोई चीज बहुत सारे लोग मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। ठीक है, इफ अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन अ थिंग दैट डज नॉट मीन इट इज करेक्ट। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, इसीलिए ये चीज को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया दैट maybe we have to have some kind of anchoring, और वो anchoring कहाँ मिलेगी हमें मिलेगी fundamental rights में। Eventually you can have lot of other points, discussion open है YouTube के हमारे comment section में, और points
एनरिच करें, एक दूसरे के आंसर्स को भी एनरिच करें, और इसी तरह से आपका जो आंसर है कंक्लूड आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कर सकते हो। केशवानंद भारती में कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट बट दे फाउंड द बेसिस ऑफ वट एवर द कॉन्शियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू। दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ उसकी इवैल्यूएशन प्लस मेरे साथ लाइव डाउट सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर डाउट्स पूछ सकते हो, तो आप हमारे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। इस कोर्स की फीस 299 है, जिसको आप 10% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हो यदि आप कोड इस्तेमाल करें RAINA रैना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा रोज का, 6 क्वेश्चन एक हफ्ते के, मंडे से सैटरडे। नेक्स्ट वीक, जो भी नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम ये 6 के 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है, और इवैल्यूएशन तो आपकी होगी। सो इवैल्यूएशन विल बी विदिन 24 to 48 आवर्स, योर आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड, और इवैल्यूएशन भी डिटेल में होगी कि आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें आपने इंप्रूव करनी है। खासतौर पे जो सिलेबस कवर कर चुके हैं कुछ हद तक एंड दे वांट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, उन लोगों के लिए कोर्स है। ठीक है, दिस नॉट अ स्पीड टेस्ट, ये स्पीड टेस्ट नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख सकते हो या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज ओके, दैट इज वेरी मच ओके फॉर अस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस रोज करते ही हैं क्वेश्चन को। तो यदि आपको इस तरीके का फॉर्मेट इंटरेक्शन का पसंद है तो यही कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।